इमरान सीरीज लाशों का बाजार पार्ट 8। अब वो सब खट खट इमारत की तरफ चले जा रहे थे। पाउल और इमरान वहीं खड़े रहे। पाउल ने कुछ देर बाद बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम खड़े रहना रात भर, मैं कार में लेट कर सो जाऊंगा। सुबह डचेस से जरूरी बातें करने के बाद मुझे जगा देना, मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। अगर तुम कार में सोए तो मैं पेट्रोल पी कर सो रहूंगा, समझे? यही हमारी मुसीबतों का वाहिद हल है, पाउल ने बड़े खलूस से कहा। फिर यक बैक गुस्से लहजे में कहा, ये कुतिया की बच्ची कीली पीटरसन ही इस मुसीबत की जड़ है। ना ये होती ना मिकलार्नस का किस्सा फिर उठता। ना जाने वो इससे क्या चाहता है। वैसे पिछले एक साल से बिल्कुल खामोश बैठा रहा। हम तो ये समझ बैठे थे कि मिकलार्नस अपनी किसी मुहिम में काम आ गया हो, मगर ये कीली पीटरसन खुदा इसे गर्द करे। मगर प्यारे, अब आगे बढ़ो, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? इमरान ने कहा, इस वक्त तक जब तक कि डचेस की मंजूरी ना आ जाए, वरना हम इसके कुत्तों के मंजूर नजर हो जाएंगे। इमरान बड़ी बेचैनी से महसूस कर रहा था। वो जल्द से जल्द डचेस के पास पहुंच जाना चाहता था। तकरीबन 15 मिनट के बाद पहरेदारों के बारीक कदमों की आवाजें फिर सुनाई दी। आप चल सकते हैं हजरात, पहरेदारों के इंचार्ज ने कहा। हज़ाइनस आपको शर्फ बाजियाबी बख्शेंगी। वो दोनों पहरेदारों के पीछे चलने लगे। असल इमारत तक पहुंचने में तकरीबन 5 या 6 मिनट सर्फ हुए। फिर इसके बाद वो 10 मिनट तक डचेस से नहीं पहुंच सके, क्योंकि यहाँ भी रस्मी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी। 8 या 10 आदमियों की जांच पड़ताल के बाद इस बड़े कमरे तक पहुंच सके जहां डचेस इनसे मिलने वाली थी। फिर इसने भी वहां पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लिए। वो इस वक्त स्याह सूट में थी और इसका चेहरा दर्द था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो आजकल दिन रात सिर्फ मिकलार्नस के बारे में सोचती रहती हो। इसकी आमद कर वो दोनों तहज़ियम खड़े हो गए थे। इमरान मेकअप में था, इसलिए डचेस इसे ना पहचान सकी। इसने सर की खफीफ सी जनबश से इन्हें बैठने का इशारा किया। हाँ कहो, इसने पाउल की तरफ देख कर कहा। हम सिर्फ आपकी खैरियत दरियाफत करने के लिए हाजिर हुए थे। ऊपर से हुक्म आया था। इसके लिए खैरियत तो मुलाजमों से भी दरियाफत की जा सकती थी। डचेस ने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। अब इमरान शायद इसके हकीकी रूप में देख सका था, वरना वो यकीनन एक चिड़चिड़ी औरत थी। इमरान ने यही राय कायम की थी। दुरुस्त है योराइनस, इमरान ने बड़े अदब से कहा, मगर हमें भी तो यही हुक्म मिला था। ओह अच्छा, डचेस उठती हुई बोली, मैं अभी तक खैरियत से हूँ और कुछ नहीं योराइनस, शुक्रिया। हम कुछ देर बाद बाहर कंपाउंड में चक्कर लगाकर वापस चले जाएंगे। डचेस इस तरह सर को जनबश देकर चली गई जैसे कहा, जहन्नम में जाओ। पावल हैरत से मुंह खोले इमरान को देख रहा था। वो भी खड़ा हो गया। ऑटो में कुछ बड़बड़ाता इसके साथ बाहर जाने लगा। कंपाउंड में पहुंचते ही बड़बड़ाहट बुलंद आवाज में तब्दील हो गई। यार, तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल ही उलट गई है क्या? नहीं, सिर्फ 75 डिग्री के जाविये पर है। तुम इसकी परवाह ना करो, सब ठीक है। क्या ठीक है? डचेस पहले से ज्यादा हसीन नजर आ रही है। मैं डर रहा था कहीं तुम भी ठंडी आहें ना भरने लगो, क्योंकि तुम्हारे पीछे भी एक दर्दनाक कहानी लगी हुई है। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। पावल कराया। बोतल तुम्हारी जेब में होगी। हाँ है तो, पावल जल्दी से बोला। जल्दी से 2-4 घूंट ले लो, सर्दी बढ़ गई है, कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। ओ हाँ, ऐसा हो सकता है, पावल ने कहा और जेब से एक छोटी सी शीशी निकाल कर इसे खाली कर गया। वो अक्सर छोटी छोटी शीशियां में भी रखता था ताकि जेबें फूल कर बदनवा मालूम ना हो। इतने में क्या होगा, और पियो। ओह, तुम हद से ज्यादा शरीफ होते जा रहे हो, पावल ने हंस कर कहा और एक और शीशी निकाली। ये कोट की अंदरूनी जेब से बरामद हुई थी। फिर चंद लम्हों के बाद बोला, शुक्रिया, मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डचेस गो बुरी है, मगर ऐसी बुरी नहीं है। अगर तुम इस पर आशिक हो जाओ तो समझ लो तकदीर खुल गई है। अगर वो तुम पर आशिक हो जाए तो समझ लो तकदीर खुल गई है। 150 कुत्ते मुफ्त हाथ आएंगे। मैं इस पर डोरे डाल रहा हूँ, इमरान ने राजदाराना लहजे में कहा। 75 कुत्ते मेरे, 75 तुम्हारे। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, पाउल ने इसका हाथ गर्माजोशी से दबाते हुए कहा। जितने ज्यादा कुत्ते इतना ही बड़ा आदमी समझा जाता है। 4 तो हर एक रख लेता है। पाउल ने तीसरी शीशी पतलून की जेब से निकाली और उसे भी खाली कर दिया। लेकिन डचेस पर डोरे डालने से पहले हमें इसके मालिक को फांसना पड़ेगा, इमरान ने कहा। जरूर फांसो, पाउल ने वजह पूछे बगैर कहा, क्योंकि इसके मैदे में तकरीबन 5 राई की खालस विस्की पहुंच चुकी थी और वो काफी मगन था। इमरान ने आगे बढ़ के पहरेदारों को मतला किया और थोड़ी देर तक कंपाउंड में ठहर कर हालात का जायजा लेंगे। पहरेदारों को इस पर क्या एतराज हो सकता था, जबकि आजकल हालात ही ऐसे थे। फिर दोनों आगे बढ़ गए। मालिक क्वार्टर
फाटक के करीब था। ये इन्होंने पहरेदारों से ही मालूम कर लिया था। इन्होंने वहां पहुंचकर दरवाजों पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से बड़ी आवाज में हुई। मैं हूं यार, दरवाजा खोलो, अमरान ने किसी देहाती के से लहजे में कहा। दरवाजा खुला। माली सामने खड़ा हैरत से पलके चिपका रहा था। अमरान बेधड़क अंदर घुसता चला गया। पाउल ने भी इसका साथ दिया। बैठो भाई बैठो, अमरान ने माली से बेतकल्फाना अंदाज में कहा। हमें बाहर सर्दी लग रही थी, हमने सोचा यहाँ थोड़ा सा गरमा लें। आतिशदान में देखते हुए कोले कितने हसीन मालूम होते हैं। जी हाँ जनाब, माली ने मोदबाना अंदाज में कहा। आप लोग भी तशरीफ रखिए, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताइए, बस हमें यहाँ कुछ देर गर्म हो रहने दो। अमरान बोला। कहो तो राय की वस्की पेश करूं? पाउल ने पूछा। नहीं जनाब शुक्रिया, मैं रात के खाने के बाद कुछ नहीं पीता। बहुत अच्छी आदत है, इमरान बोला। मरते दम तक तुम्हारा मैदा बड़ा शानदार रहेगा। अरे मैदे की आप क्या कहते हैं, मेरे पेट में मैदा सिरे से है ही नहीं। माली ने संजीदगी से कहा। बाद लोग ऐसे भी होते हैं, खुदा की शान है। हाँ भाई, ये तो हम लोग दरअसल तुम्हारी मालका की हिफाजत के लिए यहाँ भेजे गए, मगर सर्दी कितनी शदीद है, कोई आदमी ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता। जी हाँ जनाब। अमरान एक स्टूल पर बैठ के आतिशदान में अपने हाथ सेकने लगा। पाउल ने भी आतिशदान के करीब स्टूल की सीट लिया। यहाँ मेरा एक दोस्त था गोहन, अमरान ने थोड़ी देर बाद कहा, मगर आज वो नजर नहीं आया। गोहन साहब शायद यहाँ थे, कहीं और चले गए। माली बोला। कहाँ? ये मुझे नहीं मालूम, ये तो बहुत बुरा हो। मेरे पास की वालदा का एक खत है, वो कब गया यहाँ से? जी हाँ, शायद पिछले ही जुम्मे को। माली कुछ सोचने लगा, फिर बोला। पिछले जुम्मे की शाम से वो नजर नहीं आए। मैं नहीं कह सकता वो आर्जी तौर पर कहीं गए या हमेशा के लिए। गोहन बहुत अच्छा आदमी था। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी हाँ, वो शरीफ आदमी। ऑस्ट्रेलिया वाले अमूमन शरीफ होते हैं। मेरा ख्याल है डचेस के साथ ऑस्ट्रेलिया से आया था। जी हाँ, लेकिन इन्हें लंदन बहुत पसंद था। डचेस ऑस्ट्रेलिया से कब आई थी? शायद 5 साल हुए हैं। जी हाँ, इतना ही अरसा गुजर गया है। मेरा भतीजा इस वक्त 1 माह का था, अब वो 5 साल का है। मुझे इसलिए याद है डचेस ने इसे गोद में लेकर प्यार किया था। मेरी मालका बहुत अच्छी है जनाब। हाँ, क्या कहने, हमें भी इसका एतराफ है। मगर आज वो आए थे यहाँ, क्या नाम है? देखो मैं नाम ही भूल गया। आज यहाँ कौन कौन आया था? मैं क्या बता सकता हूँ जनाब। क्या तुम यहाँ आने वालों को नहीं पहचानते? जो अक्सर आते रहते हैं इन्हें जरूर पहचानता हूँ। वैसे आज एक ही साहब ऐसे आए थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। हसाइनस इनसे मिली भी नहीं। वो आजकल अजनबियों से नहीं मिलती, हालांकि वो साहब बहुत दूर से आए थे। अच्छा मैं समझ गया, अमरान सारी लाकर बोल गया। वही साहब रहे होंगे, क्या नाम है इनका? मैं नाम भूल जाता हूँ। पर वो छोटे से कद के दुबले पतले आदमी थे। ऐसा मालूम होता है जैसे अभी अभी कब्र से उठ के आए हो। नहीं साहब, मैंने इतना लंबा चौड़ा चिकला आदमी आज तक नहीं देखा। वो यकीनन बड़ा शानदार आदमी था, लेकिन हजाइनस ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कंपाउंड में भी नहीं दाखिल होने दिया। लेफ्टिनेंट ने इसे फाटक पर रोककर इसका कार्ड हजाइनस के पास भिजवाया था। ओह बहुत अच्छा किया। हजाइनस ने। क्या नहीं मिली? मगर जनाब क्या किस्सा, यहाँ फौज क्यों पड़ी हुई है? कोई खास बात नहीं, आजकल डचेस के कोई दुश्मन पैदा हो गए। अच्छा। इमरान उठकर एक तवील अंगड़ाई लेता हुआ बोला। अब हम काफी गर्म हो गए हैं। वो दोनों माली के क्वार्टर से निकल के फाटक की तरफ जाने लगे। पाउल का दिमाग अगर गर्म ना होता तो शायद वो इमरान को मार बैठता। चूंकि इसे हालात का इल्म नहीं था, इसलिए वो माली से इतनी देर तक बकवास करते रहने को तसील औकात ही समझता। मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां से निकलने पर इमरान ने चौथी शीशी पर भी कोई इतराज नहीं किया था। इमरान लेफ्टिनेंट के टेंट में जा घुसा, मगर पाउल इसके साथ जाने के बजाय कार की तरफ चला गया, क्योंकि अब इसके पास कोई 5वीं शीशी नहीं थी। इसके सीट से नीचे से बोतल निकाली और 2-3 घूंट भर लिए। फिर कार से टिक कर सिगरेट सुलगाने लगा। इसके हाथ कांप रहे थे। इमरान ने इस लंबे आदमी के मुतल्लिक लेफ्टिनेंट से कुछ मालूमात हासिल की और टेंट से निकलकर कार की तरफ चल पड़ा। कार तकरीबन यहाँ से 1 फरलांग के फासले पर थी। अचानक इसने पाउल की गड़गड़ाहट सुनी। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी से लड़ पड़ा हो। पाउल! इमरान ने इसे आवाज दी और कार की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी। अकबी सुर्ख रोशनी अंधेरे में ही चमक रही थी। इमरान पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा। कार की अकबी रोशनी दूर होती जा रही थी, लेकिन वो पाउल की कार नहीं थी। पाउल की कार तो वहीं खड़ी थी। पाउल! इमरान ने इसे फिर आवाज दी, लेकिन जवाब ना मिला। इमरान ने बड़ी फिरती से कार स्टार्ट की, उस कार के पीछे रवाना हो गया जिसकी अकबी रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी। इमरान रफ्तार तेज करता रहा। फिर दोनों कारों में बहुत थोड़ा फासला रह गया। अचानक अगली कार से फायर हुआ। गोली पाउल की कार का विंड स्क्रीन तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। इमरान बाल बाल बचा। शीशे के टुकड़े टूट के इसकी गोद में गिरे थे, दूसरी तरफ निकल गए। इमरान
इसने दूसरे ही लम्हे अपनी कार की हेडलाइट्स बुझा दी, लेकिन कार की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। अब इसने एक मोटरसाइकिल का शोर सुना और इस कार के पीछे आ रही थी। इमरान ने सोचा मुमकिन है कोई फौजी चल पड़ा हो। मोटरसाइकिल इसकी कार के बराबर आ गई थी। इमरान को यकीन था वो फौजी दस्ते का कमांडर लेफ्टिनेंट बायर ही होगा। इन्होंने इंस्पेक्टर पाउल को पकड़ लिया है। इमरान ने चीख कर कहा, आगे वाली कार। मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई। इसकी अगली रोशनी आगे जाने वाली कार के पिछले पहिए पर पड़ रही थी। मोटरसाइकिल का एक हाथ से संभाल कर दूसरे हाथ से फायर करना आसान काम नहीं था। फायर भी कैसा, जिसने टायर के चिथड़े उड़ा दिए। एक जोरदार आवाज के साथ फटा। अगली कार गोया लंगड़ाने लगी। इमरान ने अपनी कार की रफ्तार तेज कम कर दी और अगली कार रुक गई। वो इस पर गोलियों की बुछाड़ होने लगी। वो शायद ब्रेन गन थी। मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई आगे निकल गई। इमरान ने कार रोक दी थी। चुपचाप अंधेरे में नीचे रेंग गया। अगली कार की सारी रोशनियां भी गुल हो गई थी। इस पर से बराबर फायर हो रहे थे। इमरान सड़क के नशीब में उतरता गया। फिर रिवॉल्वर का दस्ता मजबूती से पकड़े हुए इस कार की तरफ पलटा जिस पर से फायर हो रहे थे। इसने इस दौरान में यह भी महसूस किया था जैसे मोटरसाइकिल कुछ दूर जाकर रुक गई हो। वो नशीब में पड़ा हुआ सड़क की तरफ रेंगता रहा। सड़क के दोनों अतराफ में घनी झाड़ियां और ऊंचे नीचे दरख्तों के सिलसिले बिखरे हुए थे। दफ्तर इमरान ने महसूस किया कि इसके करीब कोई और भी मौजूद है। इमरान जहां था वहीं रुक गया। अचानक इसके करीब से कार के एक तरफ फायर हुआ। एक चीख बुलंद हुई। फिर शायद ब्रेन गन का रुख किसी तरफ हो गया। इमरान को भी नशीब की तरफ खिसक जाना पड़ा। गोलियां साई साई करती इसके सर पर से गुजरती रही। कार की तरफ फायर करने वाला खिसकता हुआ इमरान के करीब आ गया। लेफ्टिनेंट बायर, इमरान ने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसे जवाब में नहीं मिला। वह आदमी फिर खिसकता हुआ चढ़ाई की तरफ जाने लगा। इमरान ने भी फायर की आवाज सुनी। एक चीख फिर बुलंद हुई और ब्रेन गन यकबैक खामोश हो गई। फिर कोई इस कार से कूद कर भागा। इस बार इमरान और उस नामालूम आदमी ने एक साथ फायर किए, लेकिन शायद भागने वाला दूसरी तरफ झाड़ियों में घुसता चला गया। यह सिंह ही था। अब वो सीधा खड़ा कार की तरफ जा रहा था। इमरान भी उठा, आवाज बदलने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सिंह ही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कार का जायजा ले रहा था। इमरान भी इसके करीब पहुंच गया। कार में दो लाशें नजर आ रही थी। एक के हाथ में ब्रेन गन थी। पाउल पिछली सीट पर ऊंधा पड़ा हुआ था। पाउल, पाउल, इमरान ने इसे झंझोड़ कर आवाज दिया। यार मैं नहीं जानता गोहन कौन है, क्यों परेशान करते हो मुझे? पाउल ने कहा। जवाब नशे की इंतहाई मंजिलों पर था। चलो नीचे उतरो। इमरान इसे खींच कर नीचे उतारते हुए कहा। सिंह ही टार्च की रोशनी में दोनों को गौर से देख रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड, इसने आहिस्ता से पूछा। हाँ मिस्टर सिंघी, इमरान ने जवाब दिया। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ मिस्टर सिंघी, स्कॉटलैंड यार्ड वालों के लिए जरूरी है कि वो सबको पहचाने। खैर तुम जा सकते हो। हम तुमसे इन दोनों लाशों के लिए जवाब नहीं तलब करेंगे। गोहन का क्या किस्सा है? सिंघी ने पूछा। मैंने ये किस्सा कहीं नहीं पढ़ा मिस्टर सिंह, किसी मुसन्नफ ने लिखा है। ओह दफ्तन। सिंह इमरान को घूरता हुआ खामोश हो गया। फिर बोला, तो तुम हो? मैं सोच रहा था आंखें कुछ जानी पहचान सी हैं। तुम्हें मेकअप करना नहीं आता भतीजे? ओहो मैं समझा, तुम स्कॉटलैंड यार्ड वालों के लिए काम कर रहे हो। जब चाचा भतीजे में नाचाकी हो तो अंजाम यही होता है। खैर कोई बात नहीं, मिकलार्नस से निपटने के बाद तुमसे समझूंगा। मिकलार्नस मेरा शिकार है मिस्टर सिंह, तुम इसे नहीं पा सकोगे। इमरान ने अकड़ कर कहा। पहाड़ के सामने चूंटी लाफ व गुजाफ कर रही है। सिंही तहकीर अमेज अंदाज में हंसा। मैं कहता हूँ इस वक्त तुम्हारा शिकार तुम्हारे जबड़ों से निकल गया है। ओहो तो क्या वो भागने वाला मिकलार्नस था? इमरान ने हैरत जाहिर की। हाँ वह मिकलार्नस था। कार खुद ड्राइव कर रहा था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता मिस्टर सिंह। खैर होगा, कार के स्टीयरिंग पर तुम्हें इसकी उंगलियों के निशानात जरूर मिलेंगे। मुझे अफसोस है मिस्टर सिंह, अगर निशानात मिल गए तो हम इन्हें किस तरह मिकलार्नस की उंगलियों के निशानात नहीं साबित कर सकेंगे। बात यह मिस्टर सिंह कि हमारे यहाँ मिकलार्नस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ी अजीब बात है, सिंघी ने तजिया अंदाज में कहा। स्कॉटलैंड यार्ड वालों में मिकलार्नस का कोई रिकॉर्ड ना हो, मेरे लिए नाकाबिले यकीन बात है। नहीं है, हकीकत है। बायस शर्म है स्कॉटलैंड के लिए। अच्छा भतीजे अब मैं चला, मगर नहीं ठहरो। अचानक पाउल घर आया। तुम चलते क्यों नहीं? मेरा वक्त ना बर्बाद करो। और ये गोहन का क्या किस्सा है? तुमने माली से इसके मुताल्लिक पूछा था। क्यों भतीजे, क्या तुम गोहन के मुताल्लिक कुछ जानते हो? सिंघी ने पूछा। ये बड़ी अजीब बात, हम तीनों बैक वक्त गोहन की तलाश में थे। भाई गोहन से मेरी जान पहचान थी। इस वक्त डचेस से मिलने गया, सोचा गोहन से भी मिलता चलो, मगर मालूम हुआ कि वो पिछले जुम्मे से गायब है। इतना या कुछ और भी? सिंघी के लहजे में शोभा था। और क्या हो सकता है भतीजे? चाचा
तुम चाचा भतीजे मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हो? पाउल फिर कर रहा, अगर मैं अपने चाचा का तारफ तुमसे करा दूं तो तुम यहीं गिरकर ठंडे हो जाओगे। इमरान ने अकड़ कर कहा, तुम दोनों जहन्नम में जाओ। पाउल लड़खड़ाता हुआ एक तरफ चलने लगा। अच्छा भतीजे, फिर सही, सिंघी ने कहा और आगे बढ़ गया। 2-3 मिनट बाद इमरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज सुनी। फिर वह पूरी रात बड़ी मसरूफियतों में गुजरी। इमरान ने किस्बा वेंडमियर में वापस आकर स्कॉटलैंड यार्ड के लिए तार दिया, जिसमें एक मुर्दा ढूंढने वाली कार, गाड़ी और 2 फोटोग्राफर तलब किए गए थे। फोटोग्राफर 1 बजे पहुंचे और कार में उंगलियों के निशानात की तलाशी शुरू हो गई। फोटोग्राफरों के मतहत फोटो लिए गए। बहर रात गुजर गई। दूसरे दिन लंदन के लिए यौम क़यामत ही था। यह हकीकत थी कि लंदन मैदान हशर से भी किसी तरह कम नहीं था। इस दिन शायद कोई ऐसी सड़क बची हो जिस पर हंगामे ना हुए हों। खुदा बेहतर जानता था, यह सब कुछ मिकलारनस की तरफ से हुआ था। ये दूसरे भी मिकलारनस की आड़ में आपस की दुश्मनियां निकाल रहे थे। लंदन लाशों का बाजार बन गया था। इतना जबरदस्त कश्तो खून था, अमन के जमाने में भी शायद ही कभी हुआ हो। कम से कम तारीख इसके बारे में खामोश ही थी। अलबत्ता लोगों का ख्याल था कि लंदन की अजीम आतिशबाजी की ये दूसरा हिजान अफरीन वाकया है। स्कॉटलैंड यार्ड वाले इसी नतीजे पर पहुंचे, अकेला मकलारनस इस हिजान का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कुछ दूसरे लोग इसकी आड़ में वारदातें कर रहे थे। इन हालात में फौज तलब किए बगैर काम न चलता, क्योंकि पूरी तरह लाकानूनियत फैल गई थी। सारे बाजार वीरान पड़े हुए थे और सड़कों पर न सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही थी, लेकिन लंदन के अस्पतालों में मिकलारनस के आदमियों के हमले अब भी जा रहे थे। जहां भी इन्हें मौका मिलता वार कर बैठते। सिर्फ इमरान समझता था कि अस्पतालों पर मिकलारनस की तरफ से हमले हो रहे हैं। अब तो छोटे मोटे प्राइवेट अस्पतालों की बारी आ गई थी, लेकिन कबल इसके इस अस्पताल पर हमला होता जहां गौहन था, इमरान ने इसे हटा ही दिया। इसकी हालत अब बेहतर से पहले से बेहतर थी। वो होशमंदी की बातें कर रहा था। फिर इमरान की तजवीज़ पर शहर के छोटे मोटे अस्पतालों के करीब ज्वार में सादा लिबास वाले मसला आदमियों की टोलियां गश्त करने लगी। इस वक्त तो इमरान भी मौजूद था जब एक गश्त करने वाली फौजी टोली ने एक छोटे से अस्पताल पर हल्ला बोल दिया। इमरान और उसके साथी पहले तो यही समझे थे शायद वो लोग हमलावर पर छपटे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हकीकत वाज़ेह हो गई। इस अस्पताल में इन फौजियों के अलावा कोई नहीं था। फिर 100% मिकलारनस के आदमी थे जिन्होंने फौजी लिबास पहन रखे थे, इसी यूनिट के लिबास में जिसके सिपाही लंदन की हिफाजत के लिए तलब किए गए थे। इमरान का इशारा पाते सियाह लिबादों वालों ने छोटी मोटी गन्ने निकाल ली थी। पहले ही हमले में मसनूई फौजियों की टोली मुंतशिर हो गई, लेकिन सादा लिबास वाले इनके घेरा डाल चुके थे। चूंकि इनकी कमांड 100% इमरान के हाथ में थी, इसलिए वो अपनी मसलतों को बुरेकार नहीं ला सकते थे। वैसे ही इमरान इनकी बुजदली का मजाका उड़ा उड़ा कर इन्हें अपनी जिंदगियों से बेजार कर दिया था। मिकलारनस के आदमियों को मजबूरन फिर अस्पताल में घुसना पड़ा। बड़ी तेजी से गोलियां चलने लगी। कुछ सादा लिबास वाले इमरान के इशारे पर अस्पताल की पुष्ट पर चले गए ताकि वो कुछ लोग इधर से फरार ना हो सकें, लेकिन हकीकत यही थी मिकलारनस के आदमी इमारत में दाखिल ना हो सके थे, क्योंकि इन पर बाहर निकलते सारे दरवाजे बंद पर अंदर से बंद कर लिए गए थे और बरामदे में सतूनों की ऊट से गोलियां चलाते रहे। बाहर बचाव के लिए काफी सामान था। इधर इमरान ने रेडियो कार से हेडक्वार्टर को इतला दी कि मिकलारनस के आदमी फलां अस्पताल में घेर लिए गए। 10 मिनट के अंदर ही अंदर 60 फौजियों का एक दस्ता इनकी मदद को पहुंच गया। आते ही पोजीशन लेके इसने बाढ़ मारी। फिर दोनों तरफ से फायर होते रहे, लेकिन सिलसिला 5 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका। फौजी दस्ता जो आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था, एक बार इन्हें गफलत में डालकर अचानक चढ़ दौड़ा। मिकलारनस के आदमी जान बचती ना देखकर सामने आ गए। इनकी गोलियां ब्रेन गन्ने गोलियां उगल रही थी, लेकिन 1 मिनट के अंदर इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं रह गया कि अपने पैरों पर खड़ा रह सके। 15 नफूस बैक वक्त बरामदे के फर्श पर ढेर हो गए। इनमें से कुछ तड़प रहे थे, कुछ दम तोड़ रहे थे, कुछ गिरते गए। 15 लाशें, मगर एक लाश इमरान के लिए बड़ी पुरकशिश थी। ये एक बहुत लंबे और ज्यादा भारी जिस्म के आदमी की लाश थी। फिर इसने यह भी महसूस किया कि इसके चेहरे पर मेकअप किया हुआ था। 1 घंटे बाद स्कॉटलैंड यार्ड में बड़ी मसरूफियात नजर आने लगी। फिर वहां सनसनी फैल गई। मसरत अमेज सनसनी कहना मुनासिब होगा। पाउल ने सर डेकन के दफ्तर में दाखिल होकर इतला दी कि वही लंबा आदमी मिकलारनस है, क्योंकि इसकी उंगलियों के निशानात इन निशानात से मिलते हैं जो सी हाक ब्रोशों के तवीज़ और इस इमारत में मिले जहां डचेस और इमरान को पकड़ कर ले जाया गया था। वैसे ही निशानात इस कार के स्टीयरिंग पर पाए गए जिस पर पिछली रात पाउल को अगवा करने की कोशिश की गई थी। इस रेडियो के स्टीयरिंग पर भी निशानात थे जिस पर कीली एंड पैटरसन का वकील ले जाया गया। हो सकता है मिकलारनस के कोई मुलाजम हो
सर डेकन ने कहा। मगर जनाब वाला, इस इमारत की कुर्सी पर इसके निशानात मिले। इस पर एक जगह ब्रोशों की उंगलियों के निशानात के अलावा किसी किस्म के निशानात नहीं मिले। वाज़ेह रहे ब्रोशो इस मकान की सफाई किया करता था और उस कुर्सी पर वही लंबा आदमी बैठता था। इमरान और डचिस दोनों का बयान है। वो लंबा आदमी मेरे या आपके लिए गुमनाम भी नहीं है। वही खतरनाक पिलयूदा है जो आज से 10 साल पहले ब्राज़ील से यहाँ आया था। इसने यहाँ हलचल मचा दी थी। हम इसे गिरफ्तार करने से कासर रहे थे, फिर यकबैक गायब हो गया और इसके ठीक 2 साल बाद मिकलारनस का नाम सुना गया। सर डेकन कुछ ना बोले। इसी शाम बीबीसी से मिकलारनस के इंजाम का ऐलान कर दिया गया। इसकी हिस्ट्री ब्रॉडकास्ट की गई, जिसके मुताबिक वो जनूबी अमेरिका का एक खतरनाक बदमाश पिलवीदा था जो साल साल से मिकलारनस के नाम से लंदन में छुपा रहा था। सर गफील्ड को डचेस ऑफ वेल्डमियर से बड़ी शिकायत थी। उसने कीली पीटरसन के मामले में इसे भी तारीकी में रखा। वैसे तो ये शिकायत पूरे लंदन को डचेस से हो सकती थी, ये लेकिन यहाँ मामला दूसरा ही था। कीली पीटरसन सर्व गफील्ड की हसीन सेक्रेटरी लारा निकली। इसके बयान के मुताबिक वो 3 साल से इसकी सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देती रही थी। सर गफील्ड को डचेस से शिकायत इसलिए थी कि इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। कीली पीटरसन का वजूद भी लंदन वालों के लिए काफी सनसनीखेज रह चुका था, लेकिन सर गफील्ड ने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें लंदन की चीदा चीदा हस्तियां मदऊ की गईं। इनमें सर गफील्ड का पुराना दोस्त सिंह ही भी था। वो लोग भी थे जिन्होंने मिकलारनस को फना करने में हिस्सा लिया था। फिर इनमें इमरान क्यों ना होता, वो तो सबसे आगे था। इस वक्त कीली पीटरसन और डचेस ऑफ वेल्डमियर के दरमियान इसे जगह मिली थी। 8 बजे के करीब जब हाज़रीन के दिमाग उम्दा किस्म की शराबों के सुरूर में अचकोले ले रहे थे, कीली पीटरसन तकरीर करने के लिए खड़ी हुई। हाल तालियों से गूंज उठा। सर गफील्ड का भतीजा लॉर्ड गफील्ड कीली पीटरसन को लगावट की नजरों से देख रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, कीली ने परजोश तालियों के जवाब में मुश्किराना अंदाज में झुककर सीधे खड़े होते कहना शुरू कर दिया। मेरी पिछली जिंदगी में ये बड़ी सनसनीखेज थी, उसमें मैं बहुत खुश थी। समझ में नहीं आता मिकलारनस या वो जो कोई भी रहा हो मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं लेने लगा था। अब वो मर चुका है, इसका जवाब कौन देगा। कीली पीटरसन खामोश होकर चारों तरफ देखने लगी। मैं दे सकता हूँ उसका जवाब, दफ्तर इमरान हाथ उठाकर बोला। मुझे खुशी होगी जनाब, कीली ने कहा। मिकलारनस ये समझता था कीली पीटरसन हेजाइनस डचेस ऑफ वेल्डमियर का असिस्टेंट है। वो खुद ही कीली पीटरसन की दौलत समेट रही है। हाँ जनाब, कीली ने कहा। मैं खुद भी इस नतीजे पर पहुंची हूँ। इसने सब कुछ दरअसल इसलिए किया था। अगर ये हेजाइनस का फ्रॉड है तो उसका एतराफ कर दें। मिकलारनस इन्हें ब्लैकमेल करके की बड़ी बड़ी रकमें वसूल करता रहे। गालबेट से पहले से इसका इलम भी हो गया था कि लॉर्ड और शाम का तरका भी मुझे ही मिलेगा। लिहाजा वो जल्द से जल्द हेजाइनस से एतराफ कर रहना चाहता था। मगर मुझे यकीन था कि सुबह इसकी उम्मीदों पर फूस पड़ गई थी जब लॉर्ड और शाम के वकील ने मेरे मंजर आम पर आ जाने के बाद तुरका मुंतकिल करने पर जोर दिया था। कीली खामोश होकर बड़ी तलावेज अंदाज में हंसी फिर है बोली। अगर वो मेरे चक्कर में ना पड़ता तो शायद इस तरह ना मारा पड़ता। यहाँ मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ मिस कीली, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। क्यों? मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रही। मैं भी सही गर्ज कर रहा हूँ। अस्पतालों के चक्कर में पड़कर मारा गया था। मेरा ख्याल है बेतरबी नाकामियों ने इसका दिमाग उलट दिया था और मरीजों पर गुस्सा उतारने लगा। खामोश रहो, खामोश रहो, चारों तरफ से आवाजें आई। क्यों खामोश रहे? इमरान ने खड़े होकर कहा। मिकलारनस का केस मैंने मुकम्मल किया था मिस कीली ने नहीं। आपको क्या मालूम है मिकलारनस के चक्कर में पकड़कर मैंने अपना मैदा बर्बाद कर लिया। लोग हंसने लगे और इमरान बोला, ये और तलब मसला है। मिकलारनस ने अस्पतालों पर हमले क्यों शुरू कर दिए थे? बैठ जाओ, वो यकीनन पागल हो गया था। सर डेकन हाथ उठाकर बोले। नहीं जनाब, वो मर जाने के बाद भी पागल नहीं हो सका, आप यकीन करें। निकी अपने दोस्त सर गफील्ड की तरफ देखकर हंसने लगा, लेकिन शायद सर गफील्ड को इमरान की बकवास बहुत गिरा गुजर रही थी। ये लड़का बहुत शातिर है सर गफील्ड, निकी ने कहा। छोड़ो प्यारे से, सर गफील्ड बड़बड़ाया। मुझे खुद ही खुशी है कि हम इतने दिनों के बाद मिले। लंदन में तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना उठाना। मेरी तिजोरियां हर वक्त तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। अब इन तकरीरों को खत्म होना चाहिए। मैं उकताहट का शिकार हूँ। उकताहट तुम्हारा पुराना मर्ज है सर गफील्ड। हाँ दोस्त सिंह, जिंदगी ऐसी है। इधर इमरान की ऊट पटांग बकवास जारी थी। अचानक इसने कीली को मुखातिब करके कहा, वो तुम्हारे शोर की तलाश में था। इस पर लोगों ने इमरान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सर डेकन के अंदाज से तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो इसे मार ही बैठे। हाँ कीली पीटरसन, मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हारे शोहर की तलाश में था। क्या बकवास है, कीली ने कहा, लेकिन इसके लहजे में जलाल से ज्यादा खौफ था। शोहर?
आवाज सुनाई दी। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। ये डचेस ऑफ का गमशीदा सेक्रेटरी गौहर था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक आदमी अपनी जगह से उठा। नहीं जनाब, आप बराए करम बैठे रहिए, इमरान ने कहा। और इस वक्त इसकी आवाज अजीब हो गई। खलीफे इमरान की आवाज नहीं मालूम होती, पाक आदमी की आवाज। खुद सर डेकन भी चौंक पड़े, शिद्दत से बौखला गए थे क्योंकि इमरान इस आदमी को बैठे रहने की ताकीद की थी। सर गफीर था। सर गफीर तो मिस्टर कोहन और मिसेस कोहन को भी अच्छी तरह पहचानते होंगे। अगर तुम बेतुकी बकवास करो तो मैं तुम्हें धक्के दे के निकलवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड ने मुझे मेरी खिदमत से तफतीश नहीं किया। इमरान, सर डेकन ने से डांटा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा जनाब। हाँ प्यारे कोहन, तुम शुरू हो जाओ। लारा मेरी बीवी है, कोहन बोला। कीली पीटरसन नहीं है, कीली पीटरसन डचेस ऑफ वेल्डमियर की असिस्टेंट है। कीली मर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में ही दफन भी है। सबूत के लिए मेरे पास कागजात मौजूद है। मैं कीली को बहुत करीब से जानता था, पहले बल्कि कहना चाहिए कि वो मेरी महबूबा थी। डचेस इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में ही थी। वो इस गरीब लड़की पर बहुत मेहरबान थी। अचानक एक दिन वो ऐसे का शिकार होकर मर गई। जहर वो गरीब लड़की थी, इसलिए इसकी मौत ऐसी नहीं हो सकती जिसकी शोहरत होती। ये क्या बकवास है, डचेस हिस्ट्रिया अंदाज में चीखी। इमरान ने के इन साथियों ने रिवॉल्वर निकाल लिए जो अब भी इसके चार्ज में थे। सर डेकन ने फिर दखल देना चाहा, लेकिन वजीर दाखिला मुसलमानों में से थे। हाथ उठाकर बोले, साबित न कर सका तो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी छत के नीचे हदायनत की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर को फील्ड लगाया। ये तुम्हारी नहीं बल्कि मुअज्जम की छत है, चुपचाप बैठे रहो। वजीर दाखिला ने लहजे में कहो कहकर कोहन को बयान बयान जारी रखने की इजाजत दी। असूरे वाला, कोहन गुलगीर आवाज में बोला, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, खुदा मुझे माफ करे। मैं डचेस के बहकाने में आ गया था। इन्होंने मुझे कसीर दौलत का लालच देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि मैं इस फ्रॉड में शरीक हो जाऊं। कीली की मौत के बाद से ही इन्होंने इसके मालदार चाचा से खतो किताबत शुरू कर दी। मुझे इल्म था कि कीली अपने किसी ऐसे चाचा के वजूद से वाकिफ नहीं थी जिसकी मौत इसकी तकदीर बदल देती। बरा डचेस कीली की तरफ से इसके चाचा से खतो किताबत करती रही। फिर कीली की मौत के ठीक 2 साल बाद इसके चाचा के वकील का खत पहुंचा, कीली पीटरसन लंदन पहुंच जाए, इसके चाचा का इंतकाल हो गया। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि वकील भी डचेस से मिला हुआ है। डचेस मुझे भी अपने साथ लंदन लाई, जिसकी वजह गालबन यही थी कि मैंने एक बहुत बड़ी चालाकी की थी। वो ये कि कीली के कागजात डचेस के हवाले नहीं किए थे, वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। अगर मैं इन कागजात डचेस के हवाले कर देता तो आज शायद मैं कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। मैंने डचेस से साफ साफ कह दिया था, अगर मैंने कागजात इनके हवाले किए तो मैं भी ठिकाने लगा दिया जाऊंगा। लिहाजा मैं वो कागजात अपने पास रखवा कर इससे ताकीद कर दी है, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो 1 माह तक मेरी कोई खबर ना मिले तो कागजात पुलिस के हवाले कर दिए जाए। हालांकि हकीकत है कागजात पहले भी मेरे पास थे और अब भी हैं। डचेस ने कहा था, ये अच्छी बात, अगर तुमने अपनी हिफाजत की सियासी इकदाम किया है तो मुझे कोई इतराज नहीं। फिर इन्होंने मेरी शादी इस लड़की लारा से कर दी। वादा किया जब भी जरूरत पेश आई इसी को कीली पीटरसन बनाकर पेश कर दिया जाएगा। गालबन ये लॉर्ड शाम की जायदाद हासिल करने के लिए पेशबंदी थी। फिर लारा ने सरगफील की यहाँ मुलाजमत कर ली। हमारी शादी चोरी छुपी हुई थी, मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। जब मैंने लारा में फितना खड़ा किया तो एक शाम डचेस ने मुझे कैद कर दिया। इसके बाद मेरी आंखें कश्ती पर पड़ी। वहाँ एक खौफनाक आदमी मुझ पर तशद्दुद करने के लिए मौजूद था। वो इसका मुतालबा था कीली के कागजात कागजात लेकिन मैंने तैयार कर लिया था कि हरगिज़ नहीं दूंगा, वरना मौत से ही मुलाकात होगी। फिर दूसरी बार जब मुझे होश आया तो मैं इंसाफ की निगरानी और हिफाजत में था। मोहन ने इमरान की तरफ इशारा करके एक लिहाज खामोश रहा, फिर बोला, ये औरत जो खुद को कीली पीटरसन कह रही है, इसने मेरे साथ बेवफाई की है। ये लेडी वकफील्ड बनने के ख्वाब देखने लगी। फिर तुमने मेरा नाम लिया दलील कुत्ते सर दारा। नहीं प्यारे गौहर, अमरान खानादार गुस्सा हिलाकर बोला, तुम इनका नाम ना लो, इनका नाम तो अभी मैं लूंगा, बात यहीं पर खत्म ना हो जाएगी। दफ्तर लोगों ने सर गफीर को उछल कर पीछे हटते देखा। न जाने कहाँ से इसने एक प्लेन गन निकाली। इसने गरज कर कहा, तुम सब खड़े हो जाओ, कतार बनाओ, बाहर निकल जाओ, वरना मैं सबको यहीं जलील कर दूंगा। इस दौरान इमरान के एक आदमी इस कहानी में कुछ इस तरह महू हो गए थे, इन्होंने अपने रिवॉल्वर दोबारा होल्स्टरों में डाल दिए थे। दफ्तर इमरान ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, तुम्हारी आखिरी हसरत भी निकल जाए तो अच्छा है माय डियर मिकलारनस, करो फायर, परवाह ना करो, हम सब मर कर शहीद हो जाएंगे। ब्रेन गन खटखटा कर रह गई, इसमें से एक गोली भी ना निकली। सर को फील्ड ने इसे मजमे पर खींच मारा और उछल कर भागा, लेकिन हाथ से निकल
दर पे चीखें हाल में गूंजी। हमला रखने लगे। सर कफील के हाथ बड़ा सा चाकू था। फिर यक बैल कई फायर हुए और सर कफील का जिस्म छलनी हो गया। 5 जख्मों के बाद दरमियान जख्मियों के दरमियान वो भी फर्श पर चढ़ा पड़ा था। फिर दूसरी तरफ डचेस और लॉर्ड लारा बेहोश पड़ी हुई थी। दूसरी सुबह सर डेकन के ऑफिस में इमरान और सिंह दाखिल हुए। सर डेकन इसके मुंतजर ही थे। इमरान पिछली रात इन वाकयात के बाद गायब हो गया था। इसने सर डेकन को गौन की दरियाफत के मुतल्लिक बताते हुए कहा, अगर मिकलार्नस ने डचेस का तल्लक नहीं था तो गौन इसकी कैद से इसकी हाफ नामी कश्ती पर कैसे जा पहुंचा। मिकलार्नस और डचेस दोनों मुश्तरका तौर पर काम कर रहे थे। मिकलार्नस एक ही पत्थर से 2 पत्ते शिकार करने चाहे थे। कीली का मामला इस तरह उभरने के बाद मंत्रियाम पर लाने से लोगों की बात भी गायब रफा हो जाते। लार्ड और शाम की जायदाद जाने में भी आसानी होगी। अब पिछली रात वहाँ कौन ऐसा था जिससे इसके कील पे टकराने रहा? अरे जनाब, लार्ड और शाम का वकील था, किसकी तकरीर में बेताशा तालियां पीट रहा था। भाई ये हमाकत मुझसे सरजद हुई है। सर डेकन ने छुपते हुए अंदाज में हंस कर कहा, गालवन मिस्टर सिंह भी हमसे पीछे नहीं थे। नहीं जनाब, मुझे ही मौका नहीं मिल सका, मैं तालियां बजाता। मुझे तो इस पर हैरत थी कि आखिर सर कफील मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो गया। वो मुझसे कह रहा था तुम लंदन में किसी किस्म की तकलीफ ना उठाना, मेरी तिजोरियां तुम्हारे लिए हर वक्त खुली रहेगी। अब ये बात समझ में आई कि मामला दूसरा था। दरअसल वो ये समझ रहा था कोहन मेरे कब्जे में है और ये भी इन साहबजादे की हरकतों का नतीजा है। इन्होंने पहले ही मेरी तरह मिकलार्नस के खिलाफ एक चैलेंज शाया करा दिया था। अरे तोबा तोबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। सर डेकन हंस पड़े। फिर इन्होंने पूछा, अच्छा इसका दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद? इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, दूसरा मकसद ये था अब मिकलार्नस का खात्मा हो ही जाए ताकि सर कफील 2 बड़ी जायदादों पर बकाया जिंदगी इत्मीनान और आसाइश से गुजार दे। इसलिए वो अपने गिरोह के एक आदमी कुलविंदा को बार बार सामने लाता रहा। कुलविंदा की बहादुरी में कोई शुबा नहीं, लेकिन उसकी खोपड़ी खाली थी। इसके गिरोह को वही कंट्रोल करता था। गिरोह वाले भी यही समझते थे कि इनका सरगना वही है और वही मिकलार्नस भी है। कुलविंदा मेकअप का भी माहिर था, इसलिए इसके गिरोह वाले इसकी असल शक्ल शुबात से नावाकिफ थे। यही वजह थी कि वो गिरफ्तार होने पर इसकी निशानदेही नहीं कर पाते थे। पर सर कफील की जहानत से मरगूब होकर कुलविंदा ने इसके ये काम करने पर रजामंदी जाहिर की, वरना इस किस्म के लोग किसी की का मुलाजिम बनना पसंद नहीं करते। सर कफील बड़ा सही आदमी था, मगर क्या वो कुलविंदा को मशवरा नहीं दे सकता था वो दस्ताने इस्तेमाल करे? मगर नहीं, अब तो वो मिकलार्नस के नाम से कटवा देना चाहता था ताकि बकाया जिंदगी चैन से मर सके। यही वजह इसकी मौत के बाद से लंदन में अमन हो गया था। सर कफील एक हफ्ते तक गोहन वाले मामले के उठने का मुंतजर रहा। फिर इसे यकीन हो गया गोहन मिस्टर सिंह के पास है। अगर पुलिस के कब्जे में होता तो अब तक ये मरला भी तय हो जाता। इसलिए इसने चचा सिंह के लिए तिजोरियां खोलना शुरू कर दी थी। मगर पिछली बार ब्रेन गन को क्या होगा? वो खाली थी। जाहिर इसने खाली समझ के ना निकाली, वो पहले ही खाली कर दी गई थी। अगर ऐसा ना होता तो हम इस वक्त कहाँ होते? कैसे खाली कर दी गई थी? अब मैं कहाँ तक बताऊं, मेरी टांगों में दर्द होने लगा बोलते बोलते। खैर जनाब, बात यह है कि गोहन के होश में आने के बाद वाकयात मालूम करके मैंने 24 घंटे के अंत तक इन मामला पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा जो अभी बयान कर चुका हूँ। जाहिर है इसके बाद मुझे चैन कहाँ। रातों को सर गफील की कोठी की तलाशियां लेता। मुझे वहाँ असले का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला। दरअसल मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे इन लोगों के गठ जोड़ का सबूत मिल सके। लिहाजा मैं एक एक कोना खदरता टोलता फिरता रहा। जिसम से एक रात पहले मैंने फिर इस कोठी में घुसा। इस तलाश के सिलसिले में इस हाल में जा पहुंचा जहाँ दावत के लिए मेज़ें और कुर्सियाँ एक दिन पहले लगा दी गई थी। बस इत्फाकन मेरा हाथ मेज़ के सुफिया खाने के स्प्रिंग से जा लगा। खाना खुल गया। इसमें ब्रेन गन मौजूद थी और इसमें मैगजीन था। इसके सामने रखी हुई कुर्सी पर डाली तो मेज़बान की साबत हुई। बस मैंने मैगजीन खाली करके ब्रेन गन फिर वहीं रख दी। सर गफील बड़ा मुतैद आदमी था। दूसरी शाम मैंने आंख बचा कर एक बार फिर इसका जायजा लिया, लेकिन मैगजीन बदस्तूर खाली थी। उफ हो, मगर ये डचेस इससे भी ज्यादा चालाक औरत है। इसने फॉर्मा किसी निक कार्टर का हवाला देकर हमें उलझाना चाहा। वो कतई नशे में नहीं थी, पर अब मैं सोच रहा था डचेस और चचा सिंह से एक नई नस्ल पैदा करने का तजर्बा करूं जिनके अफराद बारीक और बगैर हड्डी के होंगे। अच्छा टाटा, अब मैं घर जाकर अपनी मम्मी को एक खत लिखूंगा। अमरान किसी हफ्तल हवास की तरह उठा और बाहर निकल गया। सिंघी और सर डेकन हंसते रह गए।